हाय फ्रेंड, आज हम लोग CHS की क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने CHS का जियोग्राफी का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आज का शायद ही हमारा आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। तो आज हम लोग CHS की जियोग्राफी को कर देंगे ख़त्म। अगले वीडियो से आपका नागरिक शास्त्र भी चलने लगेगा। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से पढ़ना था सौरमंडल। उससे पहले मैंने आपको CHS की जियोग्राफी में बहुत सारी बातों को बताया है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अभी सौरमंडल। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक शुरू होने वाला है वो सौरमंडल सा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखिए पूरा टिक वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था इस पर, लेकिन वो मेरी गलती की वजह से डिलीट हो गया, तो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई। अब मुझे वह वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसी पे मैं आपको वीडियो दोबारा बना रही। तो सबसे पहले देखिए सौरमंडल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सौरमंडल। तो दोस्तों जो सूरज है और उसके अगल बगल के जो तारे, उपग्रह, धूमकेतु वगैरह, क्षुद्र ग्रह, इन सबको मिला के हम लोग सौरमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौरमंडल। हमारे इस सौरमंडल में दोस्तों सूरज के अपने खुद के 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन अभी कितने? 8 है। पहले 9वां जो ग्रह था वो यम था, ठीक है। पहले जो 9वां ग्रह था वो कौन सा था? यम था। लेकिन किसी 2-3 कारणवश इसे यहाँ से हटा दिया गया। पहला तो दोस्तों यह ग्रह था ही नहीं, यह बौना ग्रह था। आज भी यम है, लेकिन इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। दूसरी बात कि यह दोस्तों एक किसी अदर ग्रह की पट्टियों को काटता था चक्कर लगाते हुए, और यह सूर्य का चक्कर फिर जब लगाता था ना, तो यह किसी भी ग्रह की पट्टी को काट देता था। तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ है, आपको पता है मैंने क्या बताया कि सौरमंडल में हमारे अपने सूर्य के पास कितने ग्रह हैं? 8। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के 8 ग्रह पूरे हैं। तो अब देखिए होता क्या है, सब ऐसे ही से चक्कर लगाते हैं, ऐसे। कोई किसी की ग्रह की पट्टी को काटता नहीं है। देखिए ऐसे 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 सब चक्कर लगाते हैं। कोई किसी की पट्टी को काटता नहीं है। अगर काट देगा तो वो ग्रह नहीं बनेगा। और ऐसा पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाने लगता है उसे उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं थोड़ा सा सौरमंडल के बारे में। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोई पॉइंट यहाँ पे बताऊँ तो थोड़ा समझिए। तो आप यहाँ पे समझिए। देखिए सबसे पहले ना ये हमारा सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल, ठीक है। और इसके आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो ये आपको मिलेगा नक्षत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? नक्षत्र। सौरमंडल में आप जानते हैं इसके साथ इसके खुद के ग्रह भी हैं। और आगे जाएंगे तो आपको मिलने वाला ये हमारा तारामंडल है। क्या है? तारामंडल है। और बहुत सारे तारामंडलों को मिला के दोस्तों आकाशगंगा का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? आकाशगंगा। और जब बहुत सारी आकाशगंगाओं को मिला लिया जाता है तो एक प्रकार से दोस्तों हमारा ब्रह्मांड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रही थी कि देखिए हम लोग जो सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ये ब्रह्मांड का एक प्रकार से कह लीजिए ये आता दोस्तों, ये आता है। देखिए रियलिटी में तो मैंने आपसे खुद ही बताया था कि ज्योग्राफी का ये प्रकार के होते हैं। तो ज्योग्राफी का पहला प्रकार एस्ट्रोलॉजी है। क्या है दोस्तों? एस्ट्रोलॉजी है। एक तो एस्ट्रोलॉजी, टोपोग्राफी और जियोलॉजी, जियोग्राफी, इतने 4 प्रकार होते हैं इसके। तो हम लोग यहाँ एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। ब्रह्मांड विज्ञान में दोस्तों हम लोग सारा कुछ ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। तो सौरमंडल भी ब्रह्मांड में ही है, लेकिन आपको विस्तृत रूप से यहाँ किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए नहीं मिलने वाला। फिलहाल आप अभी ऐसे काम चला लीजिए और हम जल्द ही आपको विस्तृत रूप से भी शुरू करने वाले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या, अगर मैं ये देखिए ब्रह्मांड के अंदर क्या दोस्तों बहुत सारे क्या है आकाशगंगाएँ। आकाशगंगा के अंदर क्या है दोस्तों, अगर माने तो आप अगर आकाशगंगा के अंदर जाएंगे ना तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर वगैरह के, आपको अभी ये बातें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बताया था सोलर सिस्टम के साथ 8 ग्रह एवं कुछ उपग्रह हैं तथा क्षुद्र ग्रह व बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सौरमंडल। चलिए अब देख लेते हैं 8 ग्रह के बारे में। कुछ यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं। तो देखिए 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं जिनके बारे में कुछ पॉइंट हमें जानने हैं।
तो देखिए बुध शुक्र की क्या कहते हैं, बुध की जो पृथ्वी से दूरी है दोस्तों वो 5.97 करोड़ है। कितनी है? 5.97 करोड़ किलोमीटर है। और बुध का व्यास है 4,878 किलोमीटर। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि दोस्तों ये दोनों सूर्य से नज़दीक हैं। तो होता क्या है, इनके जो उपग्रह होते हैं ना उनको सूर्य खींच के ख़त्म कर देता है, इसीलिए इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ घूर्णन लिखा है, यहाँ परिक्रमण। घूर्णन मतलब अपने ही अक्ष पे नाचना होता है। परिक्रमण मतलब होता है किसी चीज़ के लिए घूमना, किसी चीज़ का परिक्रमा करना, क्या कहलाता है? परिक्रमण। और जब घूर्णन की बात करेगा यानी वो बंदा यानी जो भी रहेगा, लेकिन कोई वस्तु बंदा बंदी अपने ही स्थान पे नाचेगी। तो आप बताइए बुध अपने स्थान पे कितने दिन में नाचता है? हम लोग कितने दिन में नाचते हैं? कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी, हम लोग नहीं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितना टाइम लेती है एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष में, ठीक है? एक बारी गोला को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जल्दी बताइए। तो देखिए जो बुध है दोस्तों वह अपने ही अक्ष पे नाचने में 58.65 दिन ले लेता और सूरज की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। समझ गए? शुक्र की सूरज से दूरी दोस्तों 10.82 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 12,102 है। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, रीजन पता है आप लोगों को। ये घूर्णन करता है 243 दिन में। ये अपने अक्ष पे 243 दिन में नाचता है और सूरज की पूरी परिक्रमा 225 दिन में लगा लेता है, यानी परिक्रमा लगा लेता है फिर भी नाचता रहता है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी की तो दोस्तों करीब अगर मैं बात करूँ सूरज से दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है? 14.96 करीब अप्रॉक्स में 15 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास जो है वो है 12,755 किलोमीटर। इसके एक उपग्रह वो भी चंद्रमा है और ये अपने अक्ष पे दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। मतलब हम लोग कहते हैं ना एक दिन 24 घंटे का होता है, तो यहाँ आप समझिए, ठीक है? उसके बाद जो पूरे सूर्य की परिक्रमा लगाती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकेंड। जानते हैं ये जो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, इधर जो 5 घंटा बढ़ रहा है, ठीक है? ये 4 साल बाद, और इधर जो 4 मिनट, इसी की वजह से यहाँ 5 घंटा बढ़ गया। अब इस 5 घंटे की वजह से 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है। आपको अभी ये बातें हो सकता है ना समझ में, लेकिन आगे बहुत कायदे से पता चलेगा। देखिए मंगल की सूरज से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। मंगल का व्यास 6,787 है। इसके खुद के 2 उपग्रह हैं। ये अपने अक्ष पे 24 घंटा 37 मिनट में चक्कर लगा लेता है और सूर्य का पूरा चक्कर 687 दिन में लगाता है। बृहस्पति की सूर्य से दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 1,82,800 है। सबसे बड़ा ग्रह है 1,82,800 किलोमीटर। इसके खुद के 79 ग्रह हैं और ये अपना चक्कर 9.8 घंटे में, अप्रॉक्स में कहें तो 10 घंटे, इसका एक दिन 10 घंटे का। वो आप सूर्य अपने अक्ष पे एक चक्कर 10 घंटे में लगा लेता है और सूर्य का एक चक्कर 11.81 वर्ष में लगाता है। उसके बाद देखिए शनि दोस्तों, इसकी सूर्य से दूरी 142.70 करोड़ किलोमीटर है। इसका जो व्यास है वो 1,20,500। इसके खुद के उपग्रह 82 हैं। 10.3 घंटे में ये खुद के अक्ष पे चक्कर लगाता है और 29.5 वर्ष में यहाँ सूर्य का चक्कर पूरा कर। फिर बात करते हैं अरुण की, 286.96 करोड़ किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी है। 51,400 इसका व्यास है। इसके खुद के पास 27 उपग्रह हैं। यह अपने अक्ष पे 10.8 घंटे में यह अपना अक्ष पे घूर्णन कर लेता है और सूर्य की पूरे चक्कर 84 साल में कंप्लीट करता है। अरुण देखिए 449.66 करोड़ किलोमीटर इसकी सूर्य से दूरी है। 48,600 इसका खुद का व्यास है। 14 इसके पास उपग्रह हैं। 15.7 दिन में ये अपने अक्ष पे घूमता है और 184.8 वर्ष में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। तो अब बात आती है दोस्तों, ये थे कुछ बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है? तो चलिए फिलहाल अभी हम सौरमंडल से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। सौरमंडल महत्वपूर्ण तथ्य, तो देखिए जैसे कि आप यहाँ देखिए, तो सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों बृहस्पति, उपग्रह नहीं है ग्रह है। क्या सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति। अभी यहाँ आप व्यास, जिसका व्यास ज़्यादा होगा वो ग्रह बड़ा है, तो सबसे व्यास ज़्यादा किसका?
बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सब पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों क्या है? चंद्रमा है। सबसे सूर्य से सबसे निकट तारा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य से सबसे निकट का तारा दोस्तों प्रक्षिमा सेंचुरी है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह दोस्तों वरुण है। ये देखिए, ये सबसे नज़दीक है लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। ये सबसे दूर है लेकिन ये देखिए ये दूर है। अब कोई चीज़, अच्छा बताइए, कोई एक यहाँ आग का जलता हुआ गोला है और कोई यहाँ खड़ा है, तो क्या उसकी उतनी ज़्यादा ये मतलब जो उससे लौ निकलेगी वो यहाँ तक इतनी ज़्यादा आएगी? नहीं ना। इसीलिए वरुण को सबसे ठंडा बोला जाता है और जो एकदम पास है उसे ज़्यादा लगेगी। लेकिन बुध को सबसे गर्म ग्रह ना बोल के शुक्र को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और कार्बन ज़्यादा है, तो ये सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए शुक्र बुध से ज़्यादा गर्म ग्रह है। तो अब देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह दोस्तों शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। देखिए उधर मंगल भी है लेकिन मंगल से दूरी क्या है? शुक्र की कम है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र ही है, विनस जिसको बोलते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा दोस्तों साइरस, डॉग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग स्टार बोलते हैं। अब देखिए, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, ये बात मैंने अभी बताई, जो सबसे दूर वही सबसे ठंडा। अब देखिए, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला तारा दोस्तों मंगल है। कौन सा है? मंगल। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। नीली ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को, पृथ्वी की बहन शुक्र को, सौंदर्य का देव शुक्र को, हरा ग्रह वरुण को, विशाल लाल धब्बे वाला बृहस्पति। ध्यान रहे, शुक्र को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं शुक्र से, ठीक है। अब दोस्तों कुछ नोट आप लोगों के लिए, कुछ नोट है जिसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिन 5 ग्रहों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग पृथ्वी के ऊपर हैं, तो किसी अन्य ग्रह पे जाएंगे फिर पृथ्वी को देख पाएंगे। तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल को हम लोग अपनी खुली हुई आंखों से देख सकते हैं, बाकी जो छूटे इन्हें नहीं देख पाएंगे। तो आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में ग्रहों का क्रम, घटते हुए क्रम का मतलब समझ रहे हैं? पहले सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे, तो घटते हुए क्रम में तो ही है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। तो यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, तो देखिए पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो जैसे हैं वैसे इनकी दूरियां भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो अब देखिए, आंतरिक या पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य या बृहस्पति ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए, अगर ये हमारा सूरज है, क्या है? सूरज है, तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इधर के 4 ग्रहों को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं और बचे के जो अब जो 4 ग्रह बच गए उसे हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब पृथ्वी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अभी तक सौरमंडल से देखा था कौन सा ग्रह नीला है, कौन सा काला, ये सब कुछ नहीं था। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन ना, ये सब देखा था। तो अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानने हैं। तो पृथ्वी का आकार दोस्तों कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है? अंडा देखा है? अंडा एकदम वैसा, ठीक है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी की अनुमानिक आयु दोस्तों 4 अरब 60 करोड़ है। ये इतने मतलब माना गया है कि पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ तक जिएगी, इसे अनुमानिक बोला गया है, माना गया है, ठीक है। और भूमि क्षेत्रफल दोस्तों, मतलब पृथ्वी पे कितना परसेंटेज में दोस्तों भूमि है? तो केवल 29.08% पे ही भूमि है, बाकी शेष पे सब में जल ही है। वो भी कितने एरिया में दोस्तों? तो यहाँ देख सकते हैं आप 14,89,05,800 वर्ग किलोमीटर में क्या है? भूमि है, और बाकी जो शेष बचेगा उसमें क्या है? जल ही जल है। ये देख सकते हैं। मतलब ऐसे अगर अप्रॉक्स में बोले तो 30% भूमि है, 70% क्या है? पृथ्वी पे जल ही है। इसीलिए ऊपर से देखने में ना पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। औसत घनत्व दोस्तों पृथ्वी का कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। विषुवतीय रेखा व्यास कितना है? 12,755 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712 किलोमीटर।
गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों यदि पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना है तो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर नाचेगी तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ जाएगी। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 5.88 × 10⁻24 किलोग्राम है। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों 8,850 मीटर, वही माउंट एवरेस्ट जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई दोस्तों 11,300 मीटर। मरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान दोस्तों मृत सागर है। इस सागर में कोई भी तैरता नहीं है, सब लोग कोई भी डूबता नहीं है, सब तैरते ही हैं। 396 मीटर। इजराइल के जॉर्डन में है यह सागर। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि, ये बात मैं बता चुकी हूँ, 23 घंटा 56 मिनट 40 सेकंड। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 365 दिन 15 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड। पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों चंद्रमा, अक्ष के कक्षा के तल से झुकाव दोस्तों 23 डिग्री 27 मिनट। इसे डिग्री बोलते हैं, इसे मिनट बोलते हैं। 23 डिग्री 27 मिनट। भूमध्य रेखा पर परिधि दोस्तों 40,075 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि 40,024 किलोमीटर। सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था अपसौर 3 जनवरी। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था सूर्योच्च या उपसौर। तो देखिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब बताइए किसी स्थिति में पृथ्वी घूम के यहाँ भी तो आएगी, तो यहाँ पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो कितने तारीख को? 3 तारीख को। और यहाँ से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, तो थोड़ा इसे आप, और इसे हम लोग अपसौर, इसे अपना ही, इसे उपसौर, इसे अपसौर बोलते हैं। इतना जान लीजिए, बाकी आगे सब कुछ आपको पता चले। अब देखिए विश्व में सर्वाधिक बड़ा, ऊंचा एवं लंबा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया। उससे पहले बता दूं कि पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा सागर दोस्तों 5 है। सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है, उसकी संख्या कितनी है? महासागरों की संख्या 5 है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत। और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। सबसे ऊंचा पठार दोस्तों पमीर का पठार बोलते हैं। इसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि दुनिया का छत, या फिर दुनिया का छत किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों पमीर का पठार। सबसे लंबा पर्वतमाला दोस्तों एंडीज है, बहुत लंबा है। कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में। और सबसे ऊंचा पर्वतमाला दोस्तों हिमालय है, एशिया, 8,850 किलोमीटर मीटर है। उसके बाद सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों, तो मतलब अभी तक पर्वतमाला, तो उस पर्वतमाला में कोई एक चोटी भी तो ऊंची होती है। माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय। माउंट एवरेस्ट है किसकी चोटी है? हिमालय की। नेपाल और भारत की सीमा पर है। सबसे लंबी दीवार दोस्तों चीन की दीवार है। सबसे लंबा बंदरगाह दोस्तों न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ी रेगिस्तान दोस्तों सहारा, अफ्रीका में है। सबसे बड़ा देश दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। सबसे विशाल मंदिर ओंकार वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में है। सबसे गहरा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर, मरियाना ट्रंच की वही था। सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है। सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी अफ्रीका में है। और सबसे बड़ी नदी दोस्तों अमेजन जंगल सुने? वह उसी में है, अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील लेक सुपीरियर, नॉर्थ अमेरिका में है। सबसे गहरी झील दोस्तों बैकाल झील साइबेरिया में है। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टॉकहोम स्टेडियम चेक राज्य में है। सबसे बड़ा द्वीप समूह दोस्तों इंडोनेशिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर दोस्तों टोक्यो है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप। चलिए आगे दिखाते हैं। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बनता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी बनाती है। इसका सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों एंजिला कहाँ पाया जाता है?
कैरोना नदी पे वेनेजुएला में। सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी दोस्तों ओवोस डे सलाडो दक्षिण अमेरिका में। सबसे ठंडा प्रदेश दोस्तों बरखोयांस साइबेरिया में। सबसे गर्म प्रदेश दोस्तों डेथ वैली अमेरिका में। सबसे गर्म प्रदेश डेथ वैली अमेरिका। सबसे गर्म प्रदेश डेथ वैली अमेरिका। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ऊंची मीनार दोस्तों कुतुब मीनार भारत। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का क्षेत्र दोस्तों भारत। सबसे कम आबादी वाला देश दोस्तों वेटिकन सिटी। बहुत ज़्यादा मतलब सबसे छोटा देश यही वेटिकन सिटी है। विश्व में सबसे छोटे देश की बात करता है तो वेटिकन सिटी। सबसे कम जनसंख्या भी की है। और सबसे विशाल उपसागर दोस्तों हडसन उपसागर। सबसे बड़ा राजमार्ग दोस्तों पैन अमेरिका राजमार्ग। सबसे ऊंची राजधानी बेलीविया की है क्या है लापाज। सबसे बड़ी रेल सुरंग दोस्तों मतलब कि ऐसी सुरंग जिसमें से रेल गई हो वो भी सबसे बड़ी तो कौन सी है सेंट गोटहार्ड स्विट्ज़रलैंड में। और सबसे बड़ी सड़क सुरंग मतलब दोस्तों ऐसी सुरंग जिसमें से सड़क गई वो भी सबसे बड़ी तो आरलैंड लायरडेल सुरंग नॉर्वे में है। सबसे ऊंचा नगर दोस्तों वेंचुआन तिब्बत में है। कहाँ है वेंचुआन तिब्बत में। सबसे ऊंची सड़क दोस्तों लेह मनाली मार्ग भारत में। बहुत ऊंचाई पे यह सड़क है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान दोस्तों मासिंगराम मेघालय भारत। पहले चेरापूंजी हुआ करता था। सबसे बड़ा सागर दोस्तों दक्षिण चीन सागर है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी दोस्तों राइन नदी जर्मनी में पाई जाती है। और सबसे बड़ी नहर दोस्तों स्वेज नहर मिस्र में है लेकिन सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। ठीक है चलिए आगे देखिए। आगे हैं विश्व के प्रमुख देखिए सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से और सबसे बड़ा देश यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ जनसंख्या तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल की पहले रूस फिर कनाडा फिर चीन फिर अमेरिका फिर ऑस्ट्रेलिया फिर भारत फिर अर्जेंटीना फिर कजाकिस्तान फिर सूडान। और सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन भारत अमेरिका इंडोनेशिया पाकिस्तान रूस बांग्लादेश जापान नाइजीरिया। देखिए इसमें हमारे भारत का दूसरा स्थान इसमें 7वां है। मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा। अब देखिए यहाँ सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से देखिए वेटिकन सिटी मोनाको नेहरू तुवालू लिक्टनस्टीन मार्शल द्वीप सेंट किट्स एवं नेविस मालदीप माल्टा। ये क्या थे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है वेटिकन सिटी। उसके बाद देखिए और सबसे छोटा देश वो भी जनसंख्या की देश तो वेटिकन सिटी तुवालू नेहरू पलाऊ मोनाको लिक्टनस्टीन यहाँ पे जो है यही देश है। सेंट किट्स एवं नेविस। उसके बाद एंटीगा एवं बारबोडास डोमिनिका। ठीक है तो यहाँ पहली वाली पोजीशन कुछ ज़्यादा ही पूछता है इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अपने भारत की। बस बहुत सिंपल हो गया। विश्व के सबसे बड़े पर्वत दोस्तों तो देखिए उनका नाम स्थिति सर्वोच्च चोटी अधिकतम। यहाँ विश्व की बात कर रही है। इससे पहले हिमालय के बारे में भारत के बारे में पढ़ा लेकिन अब विश्व के बारे में। अब बताइए हिमालय कहाँ स्थित है एशिया किस महाद्वीप में है एशिया। इसकी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी 8850। इंडीज़ कहाँ है दक्षिण अमेरिका में। एकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है 6960 किलोमीटर। काराकोरम कहाँ है एशिया में है वही हमारे भारत के ऊपर है तो काराकोरम है। गाडविन आइस्टीन K2 8611 किलोमीटर। और इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। बहुत तगड़ा पाया जाता है मतलब कभी दिखेगा कैसे मतलब यहाँ तो फिगर हम लोग बना नहीं सकते। अगर कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कैसिस्को है 2228। एटलस दोस्तों कहाँ है अफ्रीका में है। टाउबकाल दोस्तों 4165 इसकी सबसे ऊंची चोटी थी। अल्पस दोस्तों यूरोप में है। माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है 4860 किलोमीटर। और काकेशस श्रेणी दोस्तों कहाँ है यूरोप में है। एल्ब्रुस 5633 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। अब देखिए आगे कुछ भारत की नहीं हे भगवान CHS भी क्या चीज़ है बताइए। कक्षा 5 के बच्चों को कितना कुछ मतलब मार ही डाला उन लोगों को। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा दिया इंडियन जियोग्राफी भी बता दिया वो भी नहीं छोड़ा। वो क्या एस्ट्रोलॉजी भी नहीं छोड़ा था। सब कुछ तो बता दिया। बच्चे को पागल कर देंगे लेकिन क्या करें पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए
मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के मध्य की रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन। ड्यूरेंट रेखा दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को ड्यूरेंट रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के सीमा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। हिडनबर्ग दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य को क्या बोलते हैं? हिडनबर्ग। मैगीनार्ड दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस की मध्य को रेखा को मैगीनार्ड बोलते हैं। 17वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की सीमा को क्या बोलते हैं? 17वीं समानांतर रेखा। उसके बाद 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है। कौन सी है? 49वीं समानांतर दोस्तों अमेरिका को कनाडा से अलग करती। आगे देखिए भारत विश्व की कुछ प्रमुख नहरें थे। अभी भारत का भी नहर पड़ा था, अब विश्व का भी नहर पढ़ लेंगे। तो देखिए नाम क्या है? सू नहर। कहाँ पाई जाती है? यूएसए में। तो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ देती। इरी नहर दोस्तों यूएसए में पाई जाती है। इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। गोटा नहर दोस्तों स्वीडन में पाई जाती है। स्टॉकहोम को गोटेनबर्ग से। कील नहर दोस्तों जर्मनी में पाई जाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। मैनचेस्टर नहर दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में पाई जाती है। मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। वोल्गा नहर दोस्तों रूस में पाई जाती है। रोस्टाव व स्टालिन ग्रांड के बीच ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँचे? स्वेज नहर दोस्तों मिस्र, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य। पनामा नहर पनामा देश में कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अल्बर्ट नहर दोस्तों पश्चिमी यूरोप एंटवर्प लीग तथा वेनेलक्स को जोड़ती है। एंटवर्प लीग तथा वेनेलक्स। और उसके बाद यहाँ वेलैंड नहर दोस्तों यूएसए में इरी एवं ओंटेरियो को। चलिए आखिरी टॉपिक है दोस्तों हमारा जियोग्राफी का। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कहते हैं? विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ। तो सबसे पहले नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर। फिर अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। 6428 इसकी लंबाई है। यांगत्सी क्यांग नदी दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में गिर जाती है। 6300 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसिसिपी मिसौरी रेड रॉक मोंटाना से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। 6275 इसकी क्या है लंबाई इस नदी की। और यनिसी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो तनुओल पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। 5539 इसकी क्या है? ऊंचाई है। होंगहो नदी दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है, पलाई की पहाड़ी पहाई की खाड़ी में गिर जाती है। 5464 इसकी क्या है? लंबाई है। ओवे नदी दोस्तों अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओव की खाड़ी में गिर जाती है। 5410 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। कांगो नदी लुआ और लुआपुआ नदी से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। 4700 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमूर नदी दोस्तों उत्तर पूर्वी चीन से निकलती है, अखोटस्क सागर में जाके गिर जाती है। 4444 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, लंबाई है। उसके बाद लीना नदी दोस्तों बैकाल झील से निकलती है, लेप्टेव सागर में जाके गिर जाती है। 4400 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। उसके बाद देखिए मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। 4350 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। मैकेंजी नदी दोस्तों ग्रेट स्लैब झील से निकलती है, ब्यूपार्ट सागर में जाके गिर जाती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिर जाती है। 4241 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नाइजर नदी दोस्तों सियरा लियोन से निकलती है, गिन्नी की खाड़ी में गिर जाती है। 4200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पराना नदी दोस्तों परानाइबा और ग्रैंड नदी का संगम यानी ब्राज़ील से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। 3898 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। वोल्गा नदी दोस्तों बल्डाई पठार रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। 3687 किलोमीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। मरे डार्लिंग दोस्तों ग्रेट डिवाइन रेंज यानी ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत है उसको ग्रेट डिवाइन रेंज बोलते हैं। मरे डार्लिंग यहाँ से निकलती है, दक्षिण महासागर में गिर जाती है। 7350 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। तो दोस्तों ये आज हो गया आपकी जियोग्राफी का वीडियो भी हो गया ख़त्म, मतलब जियोग्राफी का आपकी सीरीज की जियोग्राफी ख़त्म हो गई। अगले वीडियो में आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो का लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर भी प्रेस करिए
का, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। दोस्तों इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि ज़रा आप सोचिए कि आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म डालते हैं, यहाँ हमने पुलिस लिखा था, पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आप डालते हैं बार बार 10-12 अब नहीं हो रहे हैं इतने साल में, तो आपकी एज ही निकल जाएगी। लेकिन मान लेते हैं अब आप नहीं हो रहे हैं तो आप छोड़ देंगे ना कि अब हम भरूँगा ही नहीं, तो ऐसे ही समझ लीजिए हम लोग का भी आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करते रहिए प्रैक्टिस।